और सबसे उसके बाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ सिंधा दीदी का, ब्रह्म कुमारीज का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मंच दिया कि मैं आपके सामने कुछ अपने अनुभव शेयर कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पेरेंटिंग करने के लिए नहीं आई हूँ, ना मैं कुछ आपको सिखा सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो बहुत बहुत आभार इस दिन का और इस पल का। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। अभी मैं देख रही थी कि ओम शांति जब हम बोलते हैं तो कैसे हम अपने शांति को, अपने इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो ओम शांति अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंत्र है जो आपको बहुत अंदर से शांति और पीस देता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स तो बहुत कम हैं, बट स्टिल इट्स माई प्लेजर टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम शायद अपने वो रोल्स भूल गए हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि हम जब माँ बनते हैं या पिता बनते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रकृति का हमें वरदान होता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं, खलील जिब्रान ने कहा कि बच्चे आपसे नहीं आते, आपके जरिए आते हैं। जब हम कहते हैं कि आपके जरिए आते हैं, इसका मतलब है कि वो ईश्वर की कृपा से आपके पास आए हैं, वो आपके नहीं हैं, वो ईश्वर के हैं। और भगवान ने आपको सिर्फ एक मौका दिया है उसको संभालने का, उसको नर्चर करने का। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर हमें ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज मिला है। ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम माँ बाप बन के उनकी सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो ये प्रिविलेज बहुत ध्यान से संभाल के रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं, तो जब हम माता पिता बनते हैं तो शायद हम एक भूल जाते हैं कि वो हमारे थ्रू आए हैं और हम उनके ऊपर अथॉरिटी शुरू कर देते हैं। मेरा बच्चा, मेरे माता पिता, मेरे, जब हम बोलते हैं मेरा, मैं, तो वो अथॉरिटी हो जाता है। और अथॉरिटी की वजह से हम बहुत सारी गलतियां करनी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जब आपको नया जीवन मिलता है, जिसको आपको देखभाल करनी है, तो उसके ऊपर वन शुड हैव द ग्रैटिट्यूड। उसको, ईश्वर को बोलो कि आपने ही मुझे मौका दिया, अब इसको मुझे आगे चलाना है, तो इतनी शक्ति देना कि मैं इसको आगे अच्छे से ले जा सकूँ। तो ये सबसे बड़ा फर्स्ट ग्रैटिट्यूड होता है, नॉट अथॉरिटी, कि नहीं, अब नाउ यू आर माई चाइल्ड, आई हैव टू कंट्रोल ओवर यू। सेकेंड थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, सो पेरेंट्स में जब हम माता पिता की बात करते हैं तो माता का रोल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा जो है पेट में माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इसका मतलब है पूरे 9 महीने माँ सिर्फ इंतज़ार करती है, और वो इंतज़ार के पीरियड में हम उनको बहुत, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से सिर्फ हम खाना ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको विचार भी दे रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्री नेटल स्टेट है वो उसको ध्यान में रखा जाए। जब हम माता बनने का सौभाग्य हमें मिलता है और हमें पता लगता है कि हम माँ बनने वाले हैं, तभी से हमारी पेरेंटिंग शुरू हो जाती है, जर्नी शुरू हो जाती है। हमें बच्चे को, हमें अपनी दिनचर्या में अब सिर्फ अपना नहीं देखना है, अब हमने देखना है कि हमारा हर कृत्य, चाहे हम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे एक अंदर पड़ी जो जन्म ले रही है आत्मा, उस पे प्रभाव पड़ रहा है। और धीरे 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 उसके अंदर वो संस्कार बनते जाएंगे। कुछ वो संस्कार पहले से लेके आएंगे और कुछ संस्कार आप बनते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब माँ के पेट में जब बच्चा आता है भ्रूण के रूप में, तो उसको हमें बहुत हमारे विचारों से उसे पोषित भी करना पड़ता है। और इसलिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और अच्छे सुबह उठ के अच्छे अच्छे विचारों से अपने अपने धर्म के अनुसार जो जो संस्कार हम
दे सकते हैं, उन संस्कारों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब बच्चा घर पे आ जाता है, जब जन्म लेता है संसार में, तो मैंने बताया कि हमारा रोल क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा थैंकफुलनेस, कि वो चाहे वो बालक है या बालिका है, वी शुड बी थैंकफुल। ये नहीं कि गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है, दोनों का सेलिब्रेशन सेम होना चाहिए। और फिर हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए, उस ग्रैटिट्यूड को, नॉट कि जस्ट हमारे पास में आ गया, हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद द ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस से। देन वी हैव टू स्टार्ट नरिशिंग दैट वन। आपने देखा एक छोटा सा पौधा होता है, अगर मैं वहाँ पे पार्क में घूम रही थी, तो जब उन्होंने छोटा सा पौधा लगाया, तो पौधा लगाने के बाद उन्होंने उसको बार्स कर दिया, प्रोटेक्शन कर दी, ताकि वो कुछ दिनों तक अपनी जड़ें पकड़ ले और मजबूत रहे। और यही चीज़ हमें करनी है। और वो कैसे करना है, वो बाढ़ तो हमें करनी ही है, एट द सेम टाइम हमें उसकी भूमि को भी प्रिपेयर करना है, भूमि, लैंड। क्योंकि अगर आपके पास भगवान ने जो बीज दिया है, उसको अब आप कैसे डालेंगे। अगर आप किसी भी बीज को यहाँ पर डाल देंगे, किसी फर्श पे डाल देंगे, सीमेंटेड पे डाल देंगे, तो क्या वो प्रॉपर्ली ग्रो करेगा? चाहे वो कितने सालों तक पड़ा रहे, वो शायद खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बहुत ही अच्छे किसान की तरह माँ बाप को, जो बहुत उर्वरक की बन, उसमें से पत्थर, कंकड़ पत्थर निकाल के उस बीज को अर्पित किया, और उसके बाद उसमें उसको प्रोटेक्शन के लिए आपने एक बाड़ बनाई, जो आपके प्रेम का प्रोटेक्शन है, जो आपके संस्कारों का प्रोटेक्शन है, और वो 6 साल तक आप उसे नर्चर कर रहे हैं। मतलब जैसे एक पौधा होता है, उसको गाय बकरी ना आकर खाकर चली जाए, उसको हमें थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा, रोज उसको थोड़ा सा पानी, जितनी रिक्वायरमेंट है, ओवर प्रोटेक्शन नहीं करनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उसके अकॉर्डिंगली करना है। हम शायद यहाँ पर एक भूल कर देते हैं। सबसे पहली भूल हमने क्या की? अथॉरिटी। सेकंड, हम जो भूल करेंगे वो करेंगे ओवर प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन मीन्स जितनी उसको पानी, धूप, बरसात जितना चाहिए उतना ही हम देंगे। इसके लिए छोटा सा एक स्टोरी शेयर करूंगी। 2 मदर्स थी एक फ्लैट में, मतलब बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स थे, 2 मदर्स थी। एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी वर्ग की थी। उनके पास उन्होंने एक पौधा लगाया गमले में, भूमि में एक गमला पौधा लगाया। और दूसरी एक साधारण सी औरत थी जिनके पास एक साधारण सामान्य ज्ञान था, वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड नहीं थी, सो कॉल्ड हाई क्वालिफाइड। सो उन्होंने भी पौधा लगाया। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड थी, वो शायद गूगल से देख के ना उसको देखने लगी, इन्फॉर्मेशन ले के वो उसको देख, उसमें मैन्योरिंग करना, ये डाल देना। आज बहुत सारे आपने देखा हो गूगल में बहुत सारी चीज़ आती है कि ये पानी डाल दो, ये पानी डाल दो, तो पौधा बहुत अच्छे से नर्चर करेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन ले के ना उस पौधे को बड़ा कर रही थी। और थोड़े दिन बाद उनका जो पौधा था वो बहुत ही लश ग्रीन, जिनका टेक्नोलॉजिकल, जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थी। और दूसरी मदर थी, शी वाज डूइंग वेरी नॉर्मल थिंग ना, मतलब वो अपने नॉर्मली तरीके से उस पौधे को रोज पानी एक बार देना, थोड़ा सा गुड़ाई कर देना, नॉर्मल तरीके से वो उसको देख रही थी। उनका पौधा बहुत लश ग्रीन नहीं था, बट ओके था। दिखने से लग रहा था कि उन्होंने बहुत, जो हाईली क्वालिफाइड मदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, और वो बहुत चमकदार पौधा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरा पौधा था, वो सिर्फ नॉर्मल पौधा लग रहा था, मतलब चमकदार पत्तियां नहीं थी उसकी। और एक दिन बहुत आंधी तूफान आ गया, जैसे पिछले हफ्ते आया दिल्ली में। तो रात में जब पौधा आंधी तूफान आया, तो सुबह उन्होंने देखा कि जो हाईली क्वालिफाइड मदर थी, उनका पौधा जमीन से उखड़ कर गिर गया। और दूसरा जो पौधा था वो बहुत डीप, मतलब वैसे के वैसे ही खड़ा था, सिर्फ थोड़ी सी पत्तियां गिरी थी, बाकी ऐसे था। उन्होंने मुझे ये कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि आपने उनको ओवर प्रोटेक्शन दी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनको करे थे, तो जड़ें बहुत नीचे तक नहीं गई। नीचे तक अगर हो जाती तो शायद वो स्ट्रॉन्ग हो जाते और जमीन पे पकड़ उनकी बनी रहती। और दूसरों ने जो सामान्य वो बुद्धि थी कि
वो थी औरत थी, मदर थी, उन्होंने सिंपल तरीके से उसको नर्चर किया। तो वो पौधे जो थी, जड़ें थी, वो नीचे तक चलेगी क्योंकि उनको पानी और ये सब चीज़ें चाहिए थी टाइम तक। तो वो बहुत डीपली रूटेड हो गए, और डीपली रूटेड से क्या हुआ, कोई भी आंधी तूफान आया तो वो आसानी से झेल गया। यही आज हम कर रहे हैं। हम बच्चे को भूख लगने से पहले दे रहे हैं, पसीना नहीं आना चाहिए या कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। I'll be giving you everything. Don't move out. मैं अपने बच्चे को रिक्शे में नहीं बैठा सकती हूँ। बहुत सारे एप्रीहेंशंस लेके हम मदर करते हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है। उस चक्कर में क्या हुआ कि बच्चे आजकल के वैसे नहीं है, फिर हम कंप्लेंट शुरू कर देते हैं जैसे हमें चाहिए। और दूसरी तरफ क्या हुआ, बच्चा स्टडी निकला, उसका जो IQ था, EQ था, that was completely balanced. And finally he could brave all the ravages. Ravages understand कि अपने तूफान बाढ़ इतने आ रहे हैं, बर्दाश्त करते हुए वो चलता जाता है। I think this is the second important thing we should do it, और जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो भूल हम करते हैं कि बच्चे को अपने सामान्य तरीके से ग्रोथ करने के लिए, तो आपने नेसेसिटीज देनी है, रिक्वायरमेंट्स देनी है, प्रिविलेजेस नहीं देने हैं, क्योंकि वो अपने आप से ही ग्रो करेगा, उसकी जड़ें मजबूत होगी, और जड़ें मजबूत होंगी तभी वो आगे जा सकता है। अब मैंने क्वेश्चन किया IQ और EQ का। IQ, ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट टुडे। आपने देखा कि हमारे बच्चे बहुत दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है। 98, 100 मार्क्स तो ऐसे ले आते हैं जैसे कि अब कुछ है कि हमारे तो 60% आते थे, हम तो भगवान बहुत बहुत शुक्रिया। आज 98 आने पे बच्चे कहते हैं मैडम मुझे तो रिवैल्यूएशन करवाना है क्योंकि 2 मार्क्स कहाँ कट गए, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था। मतलब वो सेटिस्फेक्शन आज भी नहीं है 98 के लिए, और पेरेंट्स को भी नहीं है, ये तो बच्चा 100 का था, इसके 98 कैसे आ रहे। तो दिस इज IQ। तो IQ हमारा जो है हम लेके भी पैदा होते हैं, और IQ पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। EQ पे, इमोशनल क्वोशंट पे हमारा स्ट्रेस नहीं होता है। आज आप देखेंगे IQ और EQ की जब हम बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं ये EQ को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और जिस तरीके से आज दीदी ने पहले बोला ओम शांति, ग्रैटिट्यूड, कि आपका आज के दिन का शुक्रिया, आज के दिन का बहुत अच्छा आभार व्यक्त किया, हर छोटी चीज़ का ग्रैटिट्यूड करना, वो शायद हम में नहीं है आज। दिस EQ इज एब्सेंट। और मैं ब्रह्म कुमारी से पिछले 1.5 दशक से जुड़ी हुई हूँ। 1.5 दशक का मतलब है 15 सालों से। तो मेरे बच्चे जब ऐसे समर कैंप्स हुआ करते थे तो आते थे, और मुझे मालूम है वो आज इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते, पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आज मुझे उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों बच्चे मेरे बहुत दूर हैं मेरे से, एक 7 समंदर पार है, एक पटियाला में है, तो दोनों ही बच्चे दूर हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी आज, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीजन था ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ने का, वो मुझे बहुत कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया मेरे बच्चों को। वो शायद आज रिपेंट कर देंगे मम्मा आप हमें ज़बरदस्ती भेज दिया करते थे, पर मुझे लगता है कहीं ज़बरदस्ती का मतलब ये नहीं कि वो बच्चे उनको ज्ञान नहीं है उसका कि क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। तो जब हम उनको भेजते हैं ऐसी जगहों पे, अच्छी जगहों पे, तो वो वाइब्रेशंस या वो चीज़ उनको नर्चर करती है इनडायरेक्टली। जैसे सन हमें नर्चर कर रहा है, विंड हमें नर्चर कर रही है, फिर 5 तत्व हमें नर्चर करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही हम इन चीज़ों को नर्चर करते हैं। सो ये जो EQ है ना वो एब्सेंट है, EQ इज डिक्लाइन। सिंस IQ इज वेरी हाई, EQ इज डिक्लाइन, बहुत नीचे जा चुका है। आज आप देखते हो एक्सट्रीम केसेस, बच्चे बहुत अच्छा करने पर भी 20-22 साल के बच्चे when they take the extreme steps, why? वो तो इंजीनियर भी बन गया है बच्चा, डॉक्टर भी बन गया है, सब कुछ बन गया है, फिर वो जिंदगी को क्यों नहीं चला पा रहा है? क्यों उसने जिंदगी से नाता तोड़ लिया? क्यों? आपने कभी सोचा? क्योंकि उसका EQ नर्चर नहीं था। उनको ऐसे स्पिरिचुअलिटी से कभी कनेक्ट नहीं किया गया। और कौन था उनको कनेक्ट करने के लिए? हम।
हमने शायद कनेक्ट नहीं किया उनको, हम शायद उनको मार्क्स के चक्कर में बढ़ाते चले गए, हमने उनको ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजना जहाँ पे आपके मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, वो एक तरफा सिर्फ जीवन का सिर्फ एक छोटा सा पहलू है जिसको आप देख रहे हैं। जीवन एक छोटा पहलू नहीं है, पूरा है आपका, इंटीग्रेटेड है, और IQ सिर्फ एक पार्ट है। तो वो EQ नहीं डेवलप हुआ और इसलिए वो आज वैल्यू नहीं कर रहा है वैल्यूज की, राइट? वो अपने जिंदगी की भी वैल्यू नहीं कर रहा है। उसको पता है कि कितना अनमोल जीवन उसको मिला है, वो कितने अच्छे तरीके से जी सकता है उसको, लेकिन वो नहीं कर पाता है। अभी हमारे यहाँ पे, अभी तो नहीं कहेंगे, 1969 में एक टेस्ट हुआ। मिशेल वॉल्टर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक टेस्ट शुरू किया जो अभी भी चल रहा है 1969 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसके अनुसार, इस पर्टिकुलर टेस्ट के अनुसार, उन्होंने एक टेस्ट किया डिलेइंग ग्रैटिफिकेशन। ग्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है कि इंस्टेंट जो आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं। फॉर एग्जांपल उनके साथ मार्शमैलो टेस्ट किया। मार्शमैलो टेस्ट हुआ कि एक बहुत अच्छी आपने देखा मार्शमैलो एक बहुत ही स्वीडिश, मतलब वहाँ पर होती है जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। You know that taste, right? You like it? Yeah. So it is there. So मार्शमैलो बच्चों को दिया हुआ है कि अगर तुम अभी एक मार्शमैलो यहाँ रखा हुआ है, अगर तुम इसे थोड़ा इंतजार करोगे तो तुम्हें 2 मिलेंगे। मेरे को कुछ काम है, मैं जाता हूँ और अब आके ना मैं आपको 2 दे दूंगा, लेकिन आपको यू हैव टू वेट। अगर तुम वेट करोगे तो दूसरा मिलेगा, नहीं तो तुम होगा। कुछ बच्चों ने वेट किया, डाइवर्ट किया अपने माइंड को। आप देखिएगा मार्शमैलो टेस्ट, अगर आप गूगल करेंगे तो मार्शमैलो टेस्ट। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ बच्चे वेट नहीं कर पाए। अब जिन्होंने वेट किया उन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को स्टडी किया। आपको मालूम है बाहर की यूनिवर्सिटी स्टडी ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उनके जब वो 22-24 ईयर्स में पहुँचे बच्चे, तो उनके रिजल्ट्स अमेजिंग थे। वो बच्चे सिर्फ जिन्होंने वेट किया, जिनको वेट करना आया, डिले किया ग्रैटिफिकेशन का, वो बच्चे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सैट में, मतलब सैट का एक एग्जाम होता है, जो भी आप एग्जाम करेंगे उसमें बहुत अच्छे रहे। रिलेशंस में, फैमिलीज में, मेंटेनिंग द फैमिली एंड इन देयर ओन एटीट्यूड, दे वर एक्सीलेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये टेस्ट अभी भी चल रहा है, उन बच्चों पे अभी भी चल रहे हैं। अब वो बच्चे बहुत बड़े हो गए, आप 1969 के हैं, तो ऑलमोस्ट 50-55 ईयर्स के वो बच्चे हो गए हैं, राइट? 55 अराउंड 55-60 के बीच में आ गए हैं। सो वो 1969 से ही टेस्ट चल रहा है और अभी भी चल रहा है। तो उसमें होता है डिले की ऐसा क्यों है? ये होता है ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिफिकेशन का। ग्रैटिट्यूड जब आप करते हैं, वेट करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे टेस्ट की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे संस्कार ही ऐसे थे। आपने देखा घर में कुछ पूजा है तो पूजा करके ही खाना खाना है ना। वो क्या हुआ, डिले हो गया। आपने बड़े अच्छे व्यंजन बनाए करके, बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। अब बच्चे का मन तो ललचा रहा है कि खाना है, आपने बोला नहीं अभी नहीं, पहले भगवान को भोग लगेगा, पहले उनको भोग लगेगा तभी आपको ये मिलेगा। अब ये डिले हो गया ग्रैटिफिकेशन। अब डिले हो गया ग्रैटिफिकेशन, वो हमारे बच्चे धीरे धीरे करते अपने आप ही होते हैं। लेकिन आज घरों में ये सब चीज़ नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि आज ग्रैटिफिकेशन इंस्टेंट है। बच्चा कहता मुझे ये चाहिए, चलो चलते हैं मार्केट से लेके आते हैं, राइट? सो ग्रैटिफिकेशन को जब आप डिले करते हैं तो बच्चे को थोड़ी सी वैल्यू सिखाते हैं। वो शायद आज इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है उसका, आज रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट कब आएगा आपके पास? जब वो बड़े हो जाए। तो ये ग्रैटिफिकेशन का टेस्ट जो हमारे संस्कारों में ही है, हमारे घरों में ही है, तो हम उन चीज़ों को, संस्कारों को थोड़ा भूल गए हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ते हैं तो आपको ये दोबारा से आपके बच्चों के अंदर वो इंस्टॉल करते हैं, जो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता के कारण हम बहुत बिजी हैं आज, तो हम नहीं दे पा रहे हैं। सो दिस इज नोन एज योर ग्रैटिट्यूड। हम बोलते हैं IQ और EQ को। मैंने IQ और EQ का एक और हमने एक थोड़ा वर्जन है, दैट इज द ग्रेविटी एंड ग्रेस। ग्रेविटी क्या है? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। हम खड़े हो पाते हैं आज, बैठ पाते हैं, सब क्रिया कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन।
हम चांद पे जाते तो नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल होता है, ग्रेविटेशन फोर्स लेस है। ग्रेस क्या है? ग्रेस है जो हमें ऊपर की तरफ, उस चीज को हमें एक चीज नीचे की तरफ खींच रही है, एक चीज ऊपर की तरफ ले रही है। आप खड़े हो पा रहे हैं तो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नहीं है, आप खड़े होके बहुत कुछ कर पा रहे हैं, ग्रेस है, ये ऑलमाइटी का ग्रेस है। अगर ग्रेस नहीं, आपने कहा बीज डालते हैं, वो ऊपर कैसे आता है? ग्रेविटी में तो नीचे जाना चाहिए, ऊपर कैसे आता है? तो न्यूटन ने तो ग्रेविटी को डिस्कवर कर लिया, लेकिन वो बीज ऊपर कैसे आ रहा है? ऊपर कैसे खड़ा है? वृक्ष पे जो एप्पल है वो नीचे आ रहा है, लेकिन जो बीज डाल रहे हैं वो ऊपर आ रहा है, कैसे? अभी शायद मेरे ख्याल से इसका डिस्कवरी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। ये ग्रेस है। ग्रेस हमें ईश्वर का वो है ग्रेस। हम जब ग्रेस और ग्रेविटी को करते हैं तब हम बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं। अगर सिर्फ हम ग्रेविटी की बात करें, साइंस की बात करें, तो आप हो सकता है दुनिया की नजरों में बहुत महान है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई महानता नहीं है जब तक कि वो ग्रेस नहीं है, जब तक कि वो ग्रैटिट्यूड नहीं है। सो हमें ग्रेविटी और ग्रेस को लेके साथ चलना पड़ेगा, बैलेंस होके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। एज अ पेरेंट हमने क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है? सिर्फ मार्क्स चाहिए, मुझे सिर्फ मार्क्स चाहिए। एक बच्चा था, वो बहुत खुश होते हुए आया, उसने बोला कि मम्मी आज मुझे ना प्राइज मिला है बिकॉज आई आंसर्ड वेरी वेल, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले हैं। मम्मी बहुत खुश हुई, उसने बोला अच्छा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? गाय की कितनी टांगे होती हैं? कितनी होती हैं? 4। उस बच्चे ने बोला 3, उस बच्चे ने बोला 3 और उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले, क्योंकि बाकी ने बोला किसी ने 1, किसी ने 2। तो वो रियलिटी के बहुत नजदीक था। उसने बोला क्योंकि मैं, अब तो मुझे पता लग गया 4 टांगे होती हैं, लेकिन रियलिटी के मैं बहुत क्लोज था, क्योंकि मैं बहुत क्लोज था इसलिए मुझे 3 मार्क्स, मतलब मुझे मार्क्स ज्यादा मिले। और हम उस चीज से बहुत खुश हैं। हम इसी चीज से खुश हैं कि हमारा बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेके आ रहा है। कितनी नॉलेज है उसको, कितना ज्ञान है उसको, इस पे शायद हमने गौर ही नहीं किया। क्या वो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं। हमने कहा ठीक है फर्स्ट क्लास में आ गया, सेकंड क्लास में आ गया, ओके बहुत अच्छा, फर्स्ट आ रहा है मेरा बच्चा, फर्स्ट आ रहा है, बहुत खुश है। बच्चे पे प्रेशर बनाया हुआ, बहुत खुश है क्योंकि हमारा बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आ रहा है। आपने कभी ये टेस्ट नहीं किया उसकी नॉलेज कितनी है, वो क्या रिटेन कर पा रहा है उस नॉलेज को, वो हमने नहीं देखा। बट मेरा बच्चा, और आते 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 9th 10th 11th तक आते थे बच्चा इतना थक जाता है स्कोर करके कि उसके बाद 11th के बाद वो शायद पढ़ने में इतना, ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो हम बच्चे को आज सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन हमें, अगर बच्चे को सब मालूम है, ग्रेविटेशन लॉ मालूम है, सब कुछ मालूम है, सारा मालूम है, लेकिन शायद आप सब्जी वाले के पास भेजोगे तो 100 रुपए की सब्जी में 100 रुपए दिए हैं और सब्जी लेके आएंगे तो वो शायद वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े थ्योरम्स बड़ा इजीली सॉल्व कर देता है। इंफॉर्मेशन सामान्य ज्ञान हमारा बच्चा को नहीं मालूम। ये हमारी और भूल हो गई, ये हम किस पे बिता रहे हैं। एज अ पेरेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें उस चीज को देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट से क्लियर है, उसको क्या ज्ञान हो रहा है। और ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं आ रहा। आप अगर मेरी बात सिर्फ सुन रहे हैं तो बाहर जाते जाते आधी रात तो भूल जाएंगे, जब तक आप उसका चिंतन और मनन नहीं करते, जब तक मेरी शब्द आपके हृदय को छूते नहीं है, तब तक आप उस चीज को, वो आपने सुने और यहाँ से चले गए, वो यहाँ पर स्थापित नहीं हुए। जब वो यहाँ पर स्थापित नहीं हुए तो शब्दों का कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इस इंफॉर्मेशन का कोई महत्व नहीं है। एक्सपीरियंस, मैं ये क्यों चीज बोल पा रही हूँ, क्योंकि शायद मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं 24 साल की माँ हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 24 साल का है, तो मैं माँ बनी, मेरे को माँ बने हुए 24 साल हो गए हैं। तो मेरी एज, पेरेंटिंग एज क्या है 24, बायोलॉजिकल एज मेरी डिफरेंट है। तो सारी एज डिफरेंट होती है, हमारी मेंटल एज डिफरेंट है, हमारे ऑर्गन्स की एज डिफरेंट है, राइट? तो मेरी एज 24 है, तो मेरा 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ पेरेंटिंग।
सो आई नो अबाउट इट कि जो शायद कुछ गलतियां मैंने कर दी, तो मुझे लगता है कि ऐसे मंच से मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं और पौधे को अपने आप बढ़ना है, अपने आप बढ़ना है। आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, आपने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। कंड्यूसिव इज फेवरेबल एनवायरनमेंट। जब आप वो देंगे तब आपके बच्चे को जब बचा नहीं। दूसरा है, एक बोलते हैं एंटीसिपेटरी एंजाइटी। एंटीसिपेटरी एंजाइटी मतलब कि हमें हर चीज के लिए बहुत ही हम एंशियस रहते हैं, वरीड रहते हैं। अगर मैं आपसे आज बोलूं कि चलिए आप सारे के सारे अपने पंजों पर खड़े होइए, कितनी देर तक आप खड़े हो पाएंगे? अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, बहुत अभ्यास हुआ 30 मिनट बहुत अभ्यास किया तो 30 मिनट, अकॉर्डिंग टू दैट। जिम्नास्ट है तो और भी ज्यादा। लेकिन एक पल पे आपको वो एक तनाव महसूस होगा और आप नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन कितना आप चलते हैं और आराम से खड़े रहते हैं, खड़े होकर काम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तनाव में आप काम नहीं कर सकते हो, और वही तनाव हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम उनको तनाव में काम करवा रहे हैं। मार्क्स एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई शुरू से यही डिसिप्लिन करते हैं कि उनको तनाव ही ना रहे कि एग्जाम आ रहा है या कल एग्जाम है। वो ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ता जा रहा है और उसको पता ही नहीं कि एग्जाम भी आते हैं तो ऐसे करना होता है। लेकिन हमने एटमॉस्फेयर इतना तनावपूर्ण कर दिया है कि हम उसको कर ही नहीं पाते हैं अच्छे से, और उसका रिजल्ट क्या होता है? एग्जाम में याद किया, दे दिया, क्लास आगे बढ़ गई, पीछे भूल गए। क्या फायदा ऐसे पढ़ने का, ऐसे ज्ञान का? कुछ फायदा नहीं है। तो हमें वो तनाव रहित जब आप करेंगे तो वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा। बच्चा अपने आप ग्रोथ करेगा, एसिमुलेट करते वो आगे आगे चलता रहेगा, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल थिंग्स हैं कि आप जब आप देखते हो कि आप अपने पंजों पे नहीं खड़े हो सकते हो, तो आप कोई भी चीज़ तनाव में नहीं कर सकते हो। लेकिन आज हमारे पास सिर्फ तनाव के अलावा कुछ नहीं है। हम अपने बच्चे को तनाव की रोटी दे रहे हैं और तनाव का पानी दे रहे हैं। तनाव, द टेंशन इज एवरीवेयर। आप खाना बनाते हो कैसे रहते हैं, आपका मनोदशा क्या है, कैसे है, हर चीज कंट्रीब्यूट कर रही है। और हम बोलते हैं समाज में ऐसा हो रहा है। समाज में कहाँ हो रहा है? हम ही तो है समाज। समाज इज एन एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन है। समाज क्या है? समाज हमारा ही तो रूप है। जब हम अपने घर में करना करेंगे, मैं करूंगी, आप करेंगे, तो समाज में परिवर्तन तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं तो समाज को बदल के रहूंगी, मैं समाज को बदलने आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, समाज ऐसा नहीं बदलने वाला। जब आप खुद थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे तो चेंजेस विल बी देयर। सो मेक अ बेटर यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू मेक अ बेटर यू, द सोसाइटी इज इटसेल्फ बेटर, एवरीथिंग बिकम्स बेटर। सो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको जो सुन रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हर चीजों को आप महसूस करें। महसूस करना हम भूल गए हैं। इसका मतलब है आजकल हम कैसे जिंदगी जी रहे हैं? हम सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक, मैकेनिकल है, महसूस करना भूल गए हैं। बच्चों को महसूस करना भूल गए हैं, सपने देखना भूल गए हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं? कितने अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं? क्या सपने देखते हैं? मैडम बताइए, क्या सपना है आपके बच्चों का? करियर ओरिएंटेड है, वो तो बच्चा कर ही लेगा। सर आपके सपने का क्या महत्व हुआ? सपना देखिए मेरा बच्चा आसमान में, नासा में जा रहा है। सपना देखिए मेरा बच्चा बहुत बड़े बड़े सपने देखिए। जब सपने देखने हैं तो कंजूसी क्या? सपना ही तो देखना है, कंजूसी क्या? पर सपने में वो अपने ऊपर रूल नहीं करने देगा। जब आप करियर ओरिएंटेड रहते हो तो वो आप अपने ऊपर रूल करने लगे हो। फिर शायद आपके बच्चे को इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, फिर भी वो करेगा क्योंकि आपका सपना है। शायद वो इमोशनल है, मम्मी का सपना, मेरी मम्मी चाहती है। लेकिन अगर मेरा बेटा बोलता है मम्मा क्या आप इतने सपने देखते हो? मेरे सपने हैं, मैं देख सकती हूँ।
मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सपने देखती है, बैठी हुई है मम्मी मेरे सामने, बचपन से बहुत सपने देखे उन्होंने, और शायद सपनों की वजह से ही मैं कुछ बन पाई। लेकिन कभी भी मेरी मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। मम्मी ने शायद रोटी बनाना भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन हम सब करते चले गए। क्यों? क्योंकि वो देती, हम देखते चले गए और हम करते चले गए। तो इससे एक हमें क्या पता चलता है? द चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू आईज नॉट ईयर्स। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप चाहे कितना ही बोलते हैं, कितनी प्रीचिंग, बेटा सुबह उठना चाहिए, आप खुद 8 बजे उठना, बेटा सुबह ऐसा करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। मैम इतनी बुक्स लेकर आता हूँ, फिर बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्या आपने बुक्स रीडिंग एंजॉय किया? क्या बच्चों के साथ में, या बच्चों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आप खुद बुक रीडिंग कर रहे हैं? अगर आप खुद बुक्स रीड कर रहे हैं तो शायद बच्चा भी सीख जाएगा, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। मम्मी बचपन में क्या कहती थी कि हर इंसान चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं मुझे राम जैसा बेटा मिले, लेकिन राम जैसे बेटे के लिए दशरथ जैसा पिता भी होना चाहिए, दशरथ और कौशल्या जैसी माँ भी होनी चाहिए, तभी राम पैदा होते हैं। तो हम जो चाहते हैं वो सिर्फ एक चाहना है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर आपको वाकई राम चाहिए तो फिर राम की कुछ क्वालिटीज नहीं चाहिए, पूरे राम की जैसे थे उनके साथ में उनको फिर वैसे ही करना पड़ेगा, और फिर आपको भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ हम सुबह से लेकर शाम तक 10 बार आप बोलोगे, 10 बार आप बोलोगे बेटा मोबाइल मत देखो मत देखो मत देखो मत देखो। निगेशन है, क्योंकि आप शायद अथॉरिटी प्रूव करना चाह रहे हो। देखो मैं बोलती हूँ बच्चा नहीं करता है, लेकिन जिस दिन आप शायद पढ़ना शुरू कर देंगे, आप काम करना शुरू कर देंगे, मतलब मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मतलब कि घर में अगर ऐसा होना शुरू हो जाता तो अपने आप चेंजेस आने शुरू देंगे। बच्चा 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा तो नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा ना सीखे, वो देखेगा। आज शायद उसकी एज नहीं है वो चीज शो करने की, बट वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, और जब परिस्थितियां आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। हम बोले बच्चा तुम घर पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जब वो मेरे बेटा आज हॉस्टल में जा रहा था, उसका रूम सबसे नीट एंड क्लीन होता है, वो कहते हैं भाई तो लड़की है, मतलब कि तेरा रूम इतना नीट एंड क्लीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़कियां ही सिर्फ साफ कर सकती हैं। उसने देखा मेरे घर में मम्मी पापा दोनों ही अच्छे से इक्वली काम कर रहे हैं, घर को साफ रख रहे हैं, घर में इक्वली कंट्रीब्यूशन है, तो शायद उसने भी यहीं से सीख लिया। और बाहर गया तो मैंने उसको बोला कि लियाकत आपने अपना घर का ये क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन उसने घर में किया क्योंकि उसने लिबर्टी ले कि मम्मी है तो कर देंगी, लेकिन जब वो अकेला रहा तो उसने वो किया। इसका मतलब है कि हमने उसे सिखाया नहीं, उसने सीख लिया, और उसने जब वो हमारे से दूर गया उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कर दिया। तो ये चीजें होती है कि जब आप किसी पे इम्पोज कर देते हो कि तुम्हें ऐसे काम करना है वैसे काम करना है, यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी। तो इससे बच्चे को अपने आप करने दीजिए, वो अपने आप रिजल्ट्स देगा। आपने सिर्फ बाहर से प्रोटेक्ट करना है, वो आपके कहने से कुछ काम कर लेगा, पर नहीं वो आप भी कहने से कर रहा है, वो अंदर से नहीं कर रहा है, तो वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैं हमेशा एक सपना देखती थी कि मैं टीचर, मतलब जब होता है ना थोड़े से आ जाता है घमंड, क्वालिफाई, जब थोड़ा सा क्वालिफाइड होते हैं, क्या हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। तो मेरा हमेशा बड़े बेटे से एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो तुम्हें तो फर्स्ट ही आना हमेशा। तो जब भी रिजल्ट डे पे होता था ही ऑलवेज स्कोर्ड A+, बट नेवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ओ स्टैंडिंग, तो प्राइस नहीं मिलता था। और ये करते 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 शायद कहीं मैं थोड़ा रूड हो जाती थी कि भाई तुम केपेबल हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, बट उसकी प्रॉब्लम थी कि वो रख के नहीं बोलेगा तो वो एग्जैक्टली फुल मार्क्स नहीं आएंगे उसके, बट हिज अंडरस्टैंडिंग। इंजीनियरिंग की वो उसने अपने स्ट्रीम में टॉप किया, ही वॉज अ मेडल होल्डर। और जब मैं गई उसके साथ में, उसके जो प्रोफेसर्स ने उसकी तारीफ की, मुझे लगा कि मैं फालतू में ही परेशान होती थी। जब उसने कहा कि मम्मी आपके प्रेशर में नहीं पढ़ता था मैं, मेरा को जो अच्छा लगा मैं पढ़ा, वही मैं आपसे बोल रही हूँ। अगर आप बच्चे पे प्रेशर नहीं डालोगे तो शायद वो आपको लेटर ईयर्स में अच्छे रिजल्ट देगा।
और मैंने देखा जो बच्चे बहुत फर्स्ट आ रहे थे, फर्स्ट रैंक होल्डर थे, वो आज कहीं स्टैंड नहीं करते क्योंकि वो 10th के बाद उनका पढ़ने का स्टैमिना ही खत्म हो गया, रटने का स्टैमिना ही खत्म हो गया। तो इसलिए आप बच्चों को जब ये इंस्टिल करते हो कि एजुकेशन और ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उनको अंदर से फील होगा तो वो करेंगे। लेकिन जब आप उनके ऊपर थोप देंगे तो वो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगा है मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही हूँ, 11:50 हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा ही बोलते जा रही हूँ। बस एक लास्ट बोल रही हूँ। एक हमारे पास होता पेरेंटिंग का, 3 तरह की पेरेंटिंग को अगर माना जाए, 3 तरह के पेरेंटिंग। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी आप ही की तरह सेमिनार अटेंड करके और महसूस करके, एक्सपीरियंस करके। जब मेरा बच्चा नर्सरी लाइन में था तो मैंने ऐसे सेमिनार अटेंड किया। मिसेस सिक्का बहुत अच्छी थी, मिसेस सिक्का नर्सरी लाइन में रूपनगर में उन्होंने नर्सरी लाइन स्टार्ट था। तो जब मैं उनके पास में पहली बार गई तो उन्होंने मुझे पहली बार ये उनके सेमिनार में, तो उन्होंने मुझे पहली बार ये जब बात बताई या सब संबोधित किया उस चीज़ को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि देखो 3 टाइप की पेरेंटिंग होती है। फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव, सेकेंड इज डेमोक्रेटिक, राइट, एंड थर्ड इज लीनियंट, जिसे कहते हैं ना, जिसमें कोई आप उसको बोलते हैं लैसे फेयर। लैसे फेयर मतलब कि जिसमें आपको ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, बच्चे को बोलोगे अच्छा तुम्हारा जो मन कर रहा है वो कर लो। सो एक टेस्ट के अंदर वो किया, ऑक्सफोर्ड में वो प्रॉपर टेस्ट हुआ इसका, उन्होंने कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि 3 ग्रुप्स में ना बच्चों को डिवाइड कर दिया, ऐसे रैंडम बच्चे ले लिए और 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया। एक को लीडर दिया अथॉरिटेटिव, ठीक है, और एक को लीडर दिया, एक का जो लीडर था वो डेमोक्रेटिक, और थर्ड का लीडर दैट इज एंड वी टॉक अबाउट इट नॉट वेरी अथॉरिटेटिव, लीनियंट काइंड ऑफ पर्सन, बिल्कुल लीनियंट। सो उनको एक टास्क दिया गया, लीडर्स को बोला गया कि टास्क दे दो, उन लीडर्स के अंदर में बचे रहे, उनको टास्क दिया गया कि ये क्ले दिया है कि क्ले से आपको मॉडल्स बनाने हैं। तो जो पहला ग्रुप था उसमें अथॉरिटी थी कि मुझे ये काम चाहिए इतने बजट तक और ऐसा होना चाहिए, और बोलो अथॉरिटी के साथ में, ठीक है। दूसरे में डेमोक्रेसी में लेट्स प्लान करते हैं कि कैसे करना है, आप कैसे कैसे प्लान करोगे, इंटेलिजेंट था उसमें। थर्ड था भाई देखो ये रखा हुआ क्ले, काम करना है, आप बता दीजिएगा कब करना है, ये इतना टाइम है, एंड आई वांट कि ऑल ऑफ यू सब जो है थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। 20 दिन बाद, 20 दिन का टाइम दिया गया, 20 दिन बाद क्या रिजल्ट आया कि रिजल्ट अथॉरिटेटिव में मॉडल तैयार था, दूसरे में मॉडल तैयार था, बच्चे मिट्टी के ढेर से एक दूसरे पर मार रहे थे और खेल रहे थे, क्योंकि कुछ वो ही नहीं था, उनको गाइडलाइंस ही मिली नहीं थी। उनको पता कि ठीक है जो मर्जी कर लेना, इनको बना देना, जो भी जैसा भी बनेगा तुमसे, यू हैव टू गेट इट डन। थर्ड जो डेमोक्रेटिक था, जिसे पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छे मॉडल्स बने, मतलब बहुत यूनिक तो नहीं थे पर बहुत अच्छे मॉडल्स नहीं थे, बट रिजल्ट यही कुछ नहीं, यही तक नहीं था। उसके बाद एक और रिएक्शन हुआ, जो अथॉरिटेटिव थे जैसे ही वो गए उन्होंने अपने अपने मॉडल उठाए और उठा के फेंक दिया, तोड़ दिए सब मॉडल। उनको गुस्सा आ गया था कि हमारे ऊपर अथॉरिटी। तो रिजल्ट तो काम तो हुआ लेकिन एग्रेशन था उसमें। डेमोक्रेसी में वो आराम से मॉडल्स को उन्होंने कलर किया और वो उसमें सक्सेस हुए। सो आप देख सकते हैं कि अगर आपकी पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव है तो 16 साल तक तो चल जाएगी। मैक्सिमम इंडिया में हम कर सकते हैं 24 साल 30 साल, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा इंटरफेरेंस है पेरेंट्स का। 30 साल तक तो पेरेंटिंग आपकी चल जाएगी, बच्चा आपके अंदर रहेगा। उसके बाद जो उसका एक एग्रेशन होगा ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप बोलोगे मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया, वो बच्चे नहीं किया, वो रेसिप्लिकेशन आया आपके पास में अथॉरिटेटिव का। डेमोक्रेसी है आप अपना ओल्ड एज भी इंजॉय करोगे बच्चों के साथ में। और थर्ड वाले तो है ना, बच्चे कुछ बन पाएंगे, आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो आप चूज कर सकते हो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स यू वांट टू बी, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और अनरिस्ट्रिक्टिव मीन्स just only very lenient, casual parents, except the casual parents. So माता और पिता क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बैलेंस बना के चलते हैं। पिता थोड़ा सा अथॉरिटी शो कर सकते हैं, माता थोड़ा इमोशंस होते हैं। तो पिता की अथॉरिटी और माता का जो
थोड़ा सा इमोशनल है, कॉन्शियसनेस है, वो बच्चे को ना गिरने नहीं देते। जब वो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होता है, फादर बोलते हैं अच्छा आज किया किया, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है। एक नट आपने देखा, नट वो रस्सी पे चल पाता है, क्यों चल पाता है? क्योंकि वो बैलेंस बना के चल पाता है। यहाँ झुकेगा तो गिर जाएगा, यहाँ झुकेगा तो गिर जाएगा। तो अगर आप सिर्फ इमोशंस हैं तो बच्चा फिर भी, और अगर सिर्फ अथॉरिटी है तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और बैलेंस से ये जो जिंदगी की दो बड़ी प्रिकारियस है, बहुत ही नाजुक है जिंदगी, वो बहुत आसानी से हम बात कर लेंगे। बहुत अच्छी जिंदगी टिल लास्ट एज वी कैन रियली एंजॉय इट। सो बस इतना सा ही एक्सपीरियंस है मेरा एज अ पेरेंट। लेट्स सी कि हाउ आई फील। सो अगेन लास्ट में मैं सुंदर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, हम कुमारी इसका जो अननोइंगली इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं समाज को व्यवस्थित करने के लिए। समाज में जो इतना क्योस है, इतनी असहनशीलता है, इतना डिसऑर्डर है, उसको संभाले हैं, उनको बेस दिया हुआ है। अगर ऐसी संस्थाएं ना हो तो हमारा समाज तो बहुत ही भीतर भीतर हो जाएगा। क्यों इतने संसार में, इतने पूरे विश्व में कितने सेंटर्स हैं ब्रह्मकुमारी के? क्यों? कहीं ना कहीं तो लोगों को समझ आता ही होगा, चाहे थोड़े से ही है, लेकिन हमेशा 5 पांडव ही राह दिखाते हैं, कौरव तो सोई है। तो जब हम जाएंगे क्लब में तो बहुत भीड़ होगी वहाँ पे, आज भी गेमिंग जोन में भी, लेकिन आज हमारे पास बहुत कम लोग हैं, बट ये हमारे 5 पांडव हैं। तो चलो इन 5 पांडवों को ही हम व्यवस्थित करें, ताकि ये समाज को हमेशा व्यवस्थित रखें और हमारी जिंदगी को भी व्यवस्थित रखें। धन्यवाद। दिल से धन्यवाद हमारी ललिता मैम का, जिन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। आप बहुत बिजी रहती हैं, और जैसे आज का सेशन आपने लिया पेरेंटिंग का, मार्वलस था। आपके अंदर एक माँ के, एक टीचर के वो संस्कार मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने इस बार कहा कि अपने बच्चों को कुछ नया देने का मन है। आप एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, जो बच्चों को समझ सकती हैं, और जो पेरेंट्स को आप अपनी दिल की आवाज़ से कह सकती हैं, वो शायद मैं ब्रह्मा कुमारी बहन नहीं कह पाऊँगी। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि पेरेंटिंग प्रोग्राम तो आपको ही करना है, आपको लेना है, और आपने दिल से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सच में मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार व्यक्त करने। दिल से धन्यवाद हमारी ललिता मैम का, जिन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। आप बहुत बिजी रहती हैं, और जैसे आज का सेशन आपने लिया पेरेंटिंग का, मार्वलस था। आपके अंदर एक माँ के, एक टीचर के वो संस्कार मैंने देखे हैं, इसलिए मैंने इस बार कहा कि अपने बच्चों को कुछ नया देने का मन है। आप एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, जो बच्चों को समझ सकती हैं, और जो पेरेंट्स को आप अपनी दिल की आवाज़ से कह सकती हैं, वो शायद मैं ब्रह्मा कुमारी बहन नहीं कह पाऊँगी। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि पेरेंटिंग प्रोग्राम तो आपको ही करना है, आपको लेना है, और आपने दिल से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सच में मेरे पास शब्द नहीं है आपको आभार व्यक्त करने का, धन्यवाद करने का, लेकिन आपका घर है। आप जैसे ही मंच पर आए, और आप सच में जब आप आए और आप बैठे हुए मुझे मिले, तो मुझे लगा कि बहुत दिनों के बाद अपने मायके में आई है ललिता बहन। और रियली ऐसा फील होता है हमें, ललिता बहन अपनी बहुत दिल की लगती हैं। और जब आप सुनाना शुरू किया, आपने बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने टॉपिक को लिया। 2 महिलाओं का एग्जाम्पल देते हुआ, एक एजुकेटेड मदर और एक सिंपल, है ना, मदर, कैसे उन्होंने प्लांटेशन किया, और एक जो
बिना कोई बाहर की इंफॉर्मेशन और अपने पौधे को ग्रो करती है और उसकी जड़ों को मजबूत बनाती है। सेम आज हमें अपने बच्चों को वही ग्रो देने की आवश्यकता है। उनकी रूट इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि बच्चे जब बड़े होके कहीं बाहर जाएं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अपने बच्चों का कि कोई समय था आपके बच्चे यहाँ कैंप में आते थे और आज वो कहते हैं कि मम्मा हमारा मन नहीं होता था पर आप हमें ब्रह्मा कुमारी के कैंप में भेजती थी, पर आज वो कहीं ना कहीं बातें हमें हमारे बहुत काम आती है। और हमारा इस कैंप को करने का लक्ष्य भी यही रहता है कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो आज कहीं ना कहीं डिजिटल में खो गए हैं या यूँ कहें कि डिजिटल हो गए हैं, तो उनको वापस से मशीन से निकाल कर फिर से कैसे अपनी उस जर्नी में लाएं जो जीवन हमने भी जिया है। तो हमेशा छुट्टी होती है हमारा दिल होता है कि हम बच्चों को बुलाएं, बच्चों को कुछ स्पिरिचुअलिटी सिखाएं, बच्चों को एक ऐसा वातावरण कुछ समय दें कि एक ऐसा भी स्थान है जहाँ हम खुशी खुशी में कुछ सीख सकते हैं, प्यार प्यार में कुछ सीख सकते हैं। तो एक ऐसा स्थान उनको दिखाई दे, महसूस हो। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आज आपको। जैसे कैंप हम आज कर रहे हैं ये एवरी ईयर करते हैं, तो एक बच्ची ने हमारे इस कैंप को ज्वाइन किया था और वो बड़ी हो गई, बड़ी क्लास में आ गई। तो क्लाची स्कूल है ना, क्लाची में वो पढ़ती है, 11th-12th की स्टूडेंट है। तो अब हो गई होगी बच्चों की आपस में कुछ क्या बात हुई आई डोंट नो, पर बच्चों ने, लड़कों ने उस लड़की को कुछ चैलेंज दिया कि आज तू घर नहीं जा सकती, आज तुझे हम रास्ते में कुछ कर देंगे, ऐसे करके उसको किया। और जैसे वो स्कूल से निकली तो वो बॉयज सारे झुंड में खड़े थे और लड़की बहुत डरी, लेकिन पहले हिम्मत की उसने स्कूल से बाहर आने की और वो स्कूल से सागर रत्ना तक आ भी गई, लेकिन वो बच्चे उसके पीछे पीछे थे। तो उस बच्ची को सिर्फ एक जरिया दिखा कि यहाँ पर एक सेफ्टी का स्थान है जहाँ मैं आराम से जा सकती हूँ और वो है सेंटर। वो दौड़ करके आई और वो लड़के, जैसे वो दौड़ी वो लड़के भी उसके पीछे दौड़े और वो दौड़कर अंदर घुस गई। बाई चांस मैं यही थी तो मैंने कहा क्या हुआ, तो वो मेरे गले लग के इतना हाँफ रही थी और रोने लगी, कहती दीदी मेरे पीछे ना कुछ बच्चे पड़े हैं। मैंने अपने भाइयों को दौड़ाया कि कौन बच्चे हैं देखो तो इसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो वो 4-5 बच्चे थे, फिर देखकर भाग गए, चले गए। तो मैंने कहा तुम यहीं क्यों आई, और भी दुकानें थी, घर थे, वहां भी घुस सकती थी ना, कि दूर आई है दौड़ के। कहती नहीं, मुझे ये गॉड का हाउस अपना हाउस फील हुआ कि मैं यहाँ जा सकती हूँ। तो हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो आज बड़े हो गए और कुछ बच्चे इसमें यहाँ बैठे भी हैं जो 2 साल से 3 साल से रेगुलर इस कैंप में आ रहे हैं, है ना। हमारी दृष्टि है, जानवी है और भी हैं, हाँ देखो बच्चे ये एवरी ईयर आते हैं। और जब ये बच्चे आते हैं तो हमारे तो घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। आप सोचते हैं 2-2.5 घंटे के लिए अच्छा है कहीं चले गए बच्चे, घर हंगामा होने से अब बच गया है, कुछ देर के लिए घर में शांति है। तो पहले स्कूल में चले जाते हैं, अब कैंप में चले गए 15 दिन। एक मदर तो कहती है ये थोड़ा और नहीं बढ़ सकता कैंप। मैंने कहा भी जितना हम कर सकते हैं उतना ही हम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि बच्चों के पास अपने भी होते हैं, होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क है और कई सारी चीज़ें हैं, पर हम जितना दे सकते हैं हम देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं भी जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी थी तो 11 साल की थी और मैंने, हमारे सेंटर पे कैंप नहीं होते थे पर हमारे माउंट आबू में बच्चों का समर कैंप होता था, मैं उस कैंप में जाती थी। मुझे वहाँ से इतनी प्रेरणाएं मिलती थी, मैं दादियों को और वहाँ के वातावरण को देख के इतना प्रेरित होती थी, इतना अच्छा लगता था मुझे कि आज मुझे मना बड़े होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि मुझे कुछ ना हटके करना है, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीनी है जैसे सब जीते हैं, शादी करो, नौकरी करो, ये करो, वो हटके जीना है,
मुझे कुछ समाज के लिए करना है, क्योंकि 9th क्लास में मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा था हिंदी साहित्य में, और मैं उससे बहुत प्रेरित हुई, मुझे महादेवी वर्मा जैसा बनना है। तो ये प्लेटफॉर्म मिला, जैसे आज हमारी ललिता बहन भी कहती है कि ब्रह्मा कुमारी इसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी मिला अपने जीवन को एक ऐसी श्रेष्ठ दिशा में ले जाने के लिए, और मैंने यहाँ से जुड़कर, और आज कह सकती हूँ क्योंकि 20 साल से तो मैं अपनी समर्पित जीवन जी रही हूँ ब्रह्मा कुमारी में। तो जहाँ 11 साल की उम्र में मैंने इस ज्ञान को लिया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज जो जीवन है वो ऊपर की ओर ही है, खुशी से भरपूर है, और जितना गॉड को धन्यवाद करूं उतना कम है। सो आज इस मंच से मैं ललिता मैम के साथ कहना चाहती हूँ कि हमें आपके जैसे माँ बाप के संस्कार तो नहीं है, पर भगवान ने अपना बना के पूरे यूनिवर्स से हमें जोड़ दिया है। तो हमें आप अपना परिवार लगते हैं, आप आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारी ललिता मैम ने आज आप सबको सिखाया है कि बच्चों की ग्रो कैसे करनी है, कैसे उनकी पालना और अच्छे संस्कार से उनको आगे बढ़ाना है, कि कल वो हमारे आसपास हो ना हो, हम उनके आसपास हो ना हो, पर वो जीवन जीने की कला सीख जाएं, ऐसा सशक्त उनको बनाना है। तो थैंक यू सो मच ललिता मैम, थैंक यू। आज हमारे पेरेंट्स सभी तो नहीं आए, पर जितने पेरेंट्स आए दिल से आप सभी का भी बहुत बहुत आभार है, दिल से थैंक्स है। और हमारे नन्हे मुन्ने फूलों का भी, आज तो इन्होंने कुकिंग किया, अगर आज तो कुकिंग की, बॉयज ने भी कुकिंग की और गर्ल्स से अच्छी कुकिंग की, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत एक्टिव है बच्चे, बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। हम जो भी एक्टिविटीज इनसे कराते हैं हम सोचते हैं छोटा मोटा करके लाएंगे तो बहुत अच्छा करते हैं, हमारी कल्पना से बढ़कर करते हैं। तो हम इन्हें कुछ सिखाने के लिए नहीं बुलाते, इनसे कुछ सीखने के लिए बुलाते हैं कि हम भी अपडेट हो जाते हैं आज के समय में क्या हो रहा है, हमें भी पता होता है ना घर के अंदर क्या हो रहा है। तो बच्चे आते हैं तो हमें सिखाते हैं, मैम ऐसे है, मैम ऐसे हो रहा है ना। तो आपके इन बच्चों से हम बहुत सीखते हैं और हमेशा सीखते ही रहना है। और जब भी कैंप हो आप हमेशा इस कैंप में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि आपके बच्चे जुड़े रहेंगे तो नए ऐड जो बच्चे होंगे वो उनसे सीखेंगे, और ऐसे ही एक दूसरे से पॉजिटिविटी की एनर्जी पास होती रहेगी। हमारी ललिता बहन की मदर भी आई हैं साथ में तो सच में इतनी अच्छी मदर कि देखो आज भी अपनी बेटी पर इतना गर्व करती हैं। आपके बच्चे भी ऐसे हो कि आप पर गर्व करें कि आप उनकी मम्मा हैं, आप उनके फादर हैं, है ना। तो ऐसी शुभ भावना हम रखते हैं। कल का जो प्रोग्राम है लास्ट है, आपके कैंप की सेरेमनी है, सभी पेरेंट्स का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल आपके बच्चों के प्राइजेस भी हैं। जो इन्होंने अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ की है, जो सीखा है, डांस भी सीखा है, सिंगिंग भी सीखी है, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ सीखी हैं, तो वो सब कैसे इन्होंने यहाँ पर किया और क्या क्या कर रहे हैं वो कल इनकी प्रस्तुति है। तो आप सब इनकी उमंग उत्साह बनने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए कल अवश्य आए। आप सभी से हमारा निवेदन है कि 10 बजे से 12 बजे तक ये कैंप रहेगा, कल समापन है, तो आप अवश्य आइए और जोड़े से आइए, तो फैमिली आइए, बच्चे, मदर, फादर, दादा दादी भी आए तो और भी अच्छा है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ललिता बहन जी का पूरा बहुत बहुत